हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 9 तारीख और 10 तारीख के वीडियो बना दिए। आपको उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करने के लिए। क्या कह रहा है? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। मतलब कि स्पेस में बहुत दूर की कोई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? तो वो होता है टेलीस्कोप, जिससे आपको फार बाई चीजें दिख जाती है। बाइनोकुलर भी दूर की चीज़ों को देखने के लिए है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर की नहीं। माइक्रोस्कोप से आप बहुत ही छोटी चीज़ें जो आपकी आंखों से ना दिखे उन्हें देख सकते हैं। और स्पेक्ट्रोग्राफ एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लाइट के अलग अलग कॉम्पोनेंट, मतलब अलग अलग वेवलेंथ पे जो लाइट मर्ज, मतलब लाइट के अलग अलग कॉम्पोनेंट को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बाहर के, जैसे स्पेक्ट्रोग्राफ का मोस्टली इस्तेमाल स्टार्स और दूसरे जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं लाइट के, उनको एनालाइज करने के लिए होता है। तुम्हारा करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपसे फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है। पढ़ते हैं, देखिए। लिखा है, डिस्पाइट recent superficial moves toward political reconciliation, Libya remains in the grip of a blood-stained corrupt military exclusive circle of people with a common purpose। तो एक ये चीज मेनली पूछी जा रही है कि एक एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल, मतलब कुछ लोगों का ग्रुप जो कि एक कॉमन पर्पस या कॉमन गोल की तरफ अलाइन रहते हैं, इसीलिए वो लोग साथ होते हैं। तो उसे हम एक क्लिक कहते हैं। ये शब्द दूसरी बार आ गया, इससे पहले भी ये शब्द आया हुआ था। मतलब कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है? मतलब रिसेंट सुपरफिशियल मूव्स किए गए हैं पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन के लिए, मतलब जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसे वापस सही पाथ पे लाने के लिए जो कुछ मूव्स किए गए वो एक्चुअल में सीरियस मूव्स नहीं है, वो सुपरफिशियल मूव्स है। वो खुद भी नहीं चाहते कि लीबिया में स्टेबिलिटी आए। लीबिया जो है अभी भी ग्रुप ऑफ ब्लड स्टेन करप्ट मिलिट्री, मतलब अभी भी वो ब्लड स्टेन और करप्ट मिलिट्री एक्सपीडिशन में फंसा हुआ है। और ये सब एक क्लिक की वजह से हो रहा है। ये एक्सक्लूसिव ग्रुप जो है ये चाहते नहीं ऐसा हो। तो इसीलिए ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर था। ऑब्लिक मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट स्ट्रेट। मतलब इस तरह की आप लाइन को आप ऑब्लिक कहेंगे जो स्ट्रेट ना हो। एंटीक मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी ओल्ड, जो बहुत ही पुराना हो, अब जिसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई हो, बहुत पुरानी चीज। और पीक मतलब होता है एक फीलिंग ऑफ इरिटेशन या रिसेंटमेंट, मतलब किस तरह का आपको रोष की भावना हो, गुस्सा हो। कई बार ये स्टिमुलेट करना, इंटरेस्ट को या क्यूरियोसिटी को स्टिमुलेट करने के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल होता है। लेकिन मोस्टली इसका जनरल टर्म में आप फीलिंग ऑफ इरिटेशन या रिसेंटमेंट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपसे स्पॉट द एरर पूछ रहा है अगले में। तो पढ़ते हैं, द विंडोज वॉयलेंट बैंग्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे। वॉयलेंट बैंग देखिए पढ़ के ही गलत लग रहा है। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट होगा। यहाँ पे वॉयलेंट की जगह ये बैंग्ड आपका वर्ब है, वर्ब का आपको एडजेक्टिव चाहिए तो वॉयलेंटली हो जाएगा, एल वाई लास्ट में हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने को कह रहा है। रवि विल प्ले द मैच। देखिए विल आ गया तो आपके आंसर में विल होना चाहिए, जिसमें नहीं है उसे तो आप सीधे काट दो। देखिए विल के साथ हैव हैज ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ पे विल हैज बीन आ गया, परफेक्ट में क्यों डाली, ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में आंसर होगा। द मैच विल बी प्लेड बाय रवि, द मैच विल बी प्लेइंग। देखिए आईएनजी का फॉर्म तो हमारे सेंटेंस में था ही नहीं, तो ये क्यों आ गया? तो ये भी गलत हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर बना ऑप्शन थर्ड, द मैच विल बी प्लेड बाय रवि। आगे चलते हैं। इडियम का मतलब पूछ रहा है, हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब होता है दैट यू हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन समथिंग। किसी चीज को आप ढंग से आइडेंटिफाई कर गए और उसको आपने उसे ढंग से एग्जीक्यूट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने को कह रहा है सेंटेंस। तो पढ़ते हैं, द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल हैव ऑलरेडी टेकन दिस ट्रेनिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हैव है। अब वो हमारा देखिए यहाँ से शुरुआत कैसे होगा? दिस ट्रेनिंग, दिस ट्रेनिंग के साथ शुरुआत होगा। अब ट्रेनिंग सिंगुलर है तो हैज जाएगा। हैज देखिए यहाँ पे अब हैज बीन टेकन, यहाँ ऑलरेडी वाला शब्द गायब हो गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दिस ट्रेनिंग हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल, ये ठीक है। देखिए यही आपका आंसर भी है। बाकी आप पढ़ के देखिए, दिस ट्रेनिंग हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द के बाद आर आ गया, देखिए इसीलिए गलत हो गया। और इसके लिए दिस ट्रेनिंग वॉज, देखिए वॉज कैसे आ जाएगा जब हैज था, ये भी गलत हो गया। मतलब आपका करेक्ट आंसर ये ऑप्शन सेकंड।
दिस ट्रेनिंग हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे स्पेलिंग एरर पूछ रहा है। स्पेलिंग कौन सी है गलत, तो पढ़ते हैं। आई वॉज अपस्टेयर्स, देखिए अपस्टेयर्स की गलत पूछ रहा है। व्हेन somebody rang the डोरबेल, मैं ऊपर था। अपस्टेयर्स माने छत पे, जब किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। अपस्टेयर्स की सही स्पेलिंग क्या होती है? UPSTAIRS, UPSTAIRS। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक ई जो है ये एक्स्ट्रा आ गई, ये ना होता तो आपका आंसर ये सही होता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि कह रहा है अंडरलाइन सेगमेंट को आपको प्रॉपर वर्ड से रिप्लेस करना है। तो पढ़ते हैं। चार्ल्स डार्विन इज रिनाउंड फॉर हिज बुक ऑन एवोल्यूशन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। मतलब चार्ल्स डार्विन किसके लिए जाने जाते हैं? उनकी किताब जो थी एवोल्यूशन के ऊपर, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जिसमें विच laid down a treasure of substantiation that evolution occurs and projected a mechanism that is natural selection for how it does so। मतलब कि उनकी जो किताब है जो कि बताती है एवोल्यूशन के बारे में और एक मैकेनिज्म के बारे में बताती है, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, और वो कैसे नेचुरल सिलेक्शन होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करती है। तो मेनली आपसे इस वाले पार्ट को रिप्लेस करने को कह रहा है। लेड डाउन अ ट्रेजर ऑफ सब्सटेंशिएशन, मतलब कि लेड डाउन, लेड आउट, लेड अवे, लेड अबाउट और लेड इनटू, ये 4 शब्द हैं जिनके आपको वो मतलब जानने को कह रहा है। तो सबसे पहले लेड आउट क्या होता है? लेड आउट होता है टू अरेंज इन अ सर्टन वे। लेड आउट मतलब होगा टू, लेड आउट मतलब होता है व्यवस्थित करना, मतलब टू अरेंज और डिस्प्ले इन अ सर्टन वे, किसी एक प्रॉपर वे में अरेंज करना चीज़ों को हम लेड आउट कहेंगे। लेड अवे मतलब टू सेव और सेट असाइड फॉर फ्यूचर, मतलब कुछ पैसे फ्यूचर के लिए बचा के रखना, उसको आप लेड अवे कहते हैं। लेड अबाउट मतलब होता है टू स्ट्राइक और अटैक, और लेड इनटू मतलब होता है टू क्रिटिसाइज और अटैक समवन, मतलब किसी के ऊपर कीचड़ उछालना या आलोचना करना, उसको आप लेड इनटू कर देंगे। इसमें हमारा करेक्ट आंसर था, क्या था? उन्होंने लेड आउट किया था। लेड आउट माने प्रॉपरली चीज़ों को दिखाया था, तो लेड आउट। ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर था। अच्छा, लेड डाउन हमने नहीं देखा, सारे लेड देख लिए, बस लेड डाउन रह गया, उसको भी देख लेते हैं। लेड डाउन मतलब होता है टू एस्टैब्लिश अ रूल और प्रिंसिपल, किस तरह का रूल या प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करना, नियम बनाना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपको जंबल्ड सेंटेंस को रीअरेंज करने को कह रहा है। तो देखते हैं एक बार, ऑप्शंस देखें एक बार। डी से देख सकते हैं आप, 2 शुरू हो रहे हैं, तो डी लेके देखते हैं। डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक, उसके बाद अगर आप ए के साथ देखें, डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक वाइल द एम्प्लॉयज़, फिर सी द बॉस अराइव्ड एट, देखिए गलत आ रहा है, मतलब हैवी ट्रैफिक होने के बाद बावजूद, वाइल द एम्प्लॉयज़, उसके बाद लिखा हुआ है सी पे अगर आप जाएँ द बॉस अराइव्ड, तो ये लॉजिकल सेंस नहीं बना रहा है। डी के साथ, 3 के साथ जाते हैं। डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक, फिर सी द बॉस अराइव्ड एट द, फिर बी मीटिंग ऑन टाइम, अभी तक भी सही जा रहा है। ए वाइल द एम्प्लॉयज़, ठीक है, वर लेट। तो देखिए ये सही लॉजिक बना रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होने के बावजूद जो बॉस था वो टाइम पे आ गया मीटिंग में, लेकिन एम्प्लॉयज़ नहीं आ पाए। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा। अगला आपसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए कह रहा है, क्या है सेंटेंस? ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर, उसको आप क्या कहते हैं? जो कुछ ऑकवर्ड हो देखने में या किसी उनके तौर तरीके में, उसके लिए हमारे पास शब्द है क्लमजी। क्लमजी भी मतलब होता है ऑकवर्ड, जो थोड़ा स्किल जिसके अंदर कमी सी लगे, कोई अनाड़ी सा लगे, है ना, जिसमें कुशलता की कमी हो, उसे आप क्लमजी कह सकते हैं। क्लाउनिश, कोई जोकर की तरह जो पर्सन हो उसे आप क्लाउनिश कह सकते हैं। क्लाउन जो शब्द होता है वो जोकर के लिए इस्तेमाल होता है। अलर्ट मतलब कोई जो चौकस हो किसी चीज़ के लिए, और इम्बैलेंस्ड मतलब जो बैलेंस ना हो या स्टेबिलिटी ना हो, अनइवननेस हो, तो उसे कह सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर था। आगे चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन आपसे एरर पहचानने को कह रहा है, तो पढ़ के देखते हैं। इट इज़ ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डेकेड। देखिए ही के साथ यहाँ वर्क लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्क अग्रीमेंट में गलती है, यहाँ पे वर्क्स होगा। ये वो है, मतलब ये वो ऐसा पर्सन है जिसने कि इस कंपनी के लिए एक डेकेड माने एक 10 साल का समय दे दिया है, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
आगे चलते हैं, सेगमेंट को इम्प्रूव करने को कह रहा है, तो पढ़ते हैं। द डॉक्टर ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर बट दे वर अनसक्सेसफुल। तो यहाँ पे ईडियम पूछ रहा है, ट्राइड वेरी हार्ड के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट ईडियम होगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए हम एक ईडियम है हमारे पास, मूव्ड हेवन एंड अर्थ, मतलब कि आकाश पाताल का जोर लगा देना, बहुत मेहनत, बहुत जोर लगाना। इसके बाद अगर आप ये देखें, ड्रू द लाइन, इसका मतलब होता है एक तरह की बाउंड्री या लिमिट बना देना। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस या आउटकम को फेस करना, है ना, एक्सेप्ट करना जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे किसी काम के। और रैन लाइक क्लॉक वर्क, मतलब कि कोई बहुत ही आसान काम एकदम से स्मूथली, एकदम परफेक्टली हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के, तो उसे आप कहते हैं रैन लाइक क्लॉक वर्क। तो इसमें हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट था। आगे आपसे सिनोनिम पूछ रहा है शब्द फटीग का। फटीग मतलब होता है जब आदमी थक जाए काम करके, उसे आप फटीग कहते हैं। तो उसके लिए आपके पास करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा टायर्डनेस। टायर्डनेस में मतलब भी थक जाना होता है। उसी का अगर आप फटीग का एंटोनिम कहें तो वो हो जाएगा वाइगर, मतलब कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होना, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ होना, एंथुजियाज्म होना। मिशन मतलब एक तरह का आपका गोल होता है, कुछ आप पाना चाहें तो उसे आप मिशन कह सकते हैं, या कोई मकसद। और ओबीस मतलब होता है आपका वेट जिसका ज़्यादा, उसे आप ओबीस कह सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द क्रूअल का। पढ़ते हैं। ही वॉज वेरी क्रूअल इन डीलिंग विद द स्टूडेंट, मतलब वो बहुत ही क्रूअल था अपने स्टूडेंट के साथ डील करने में, निर्दयी जिसे आप कह सकते हैं। तो क्रूअल के लिए एंटोनिम हो जाएगा काइंड। काइंड मतलब जो दया भाव रखता हो लोगों के लिए। तो ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। बाकी मेलिवोलेंट का अगर आप मतलब देखें तो वो होता है जो दूसरों के बुरे के लिए सोचे, उसे आप मेलिवोलेंट कह सकते हैं। इसका एंटोनिम होता है बेनिवोलेंट, जो लोगों को ब्लेसिंग दे, मतलब उनके सुख के लिए प्रार्थना करे। स्किटिश मतलब होता है नर्वस या जो आसानी से डर जाए। और किंगली मतलब होता है राजा से रिजेंबल करने वाला, मेजेस्टिक या रिगेल टाइप ऑफ पर्सन को आप किंगली कह सकते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर था। आगे चलते हैं। अगला आपसे एंटोनिम कह रहा है, बताओ शब्द फॉरबिड का। फॉरबिड मतलब होता है स्टॉप समवन या समथिंग। तो उसके लिए आपके पास एंटोनिम हो जाएगा अलाउ, मतलब किसी चीज को होने देना। फॉरबिड मतलब रोक देना। और प्रोहिबिट मतलब होता है लीगली किसी चीज को रोकना। और प्रोहिबिट और फॉरबिट दोनों एक ही मतलब है। सिनोनिम पूछते हैं तो ये आपका करेक्ट आंसर होता है, लेकिन यहाँ एंटोनिम पूछा है इसलिए अलाउ होगा। फॉरसेक मतलब होता है टू अबैंडन समथिंग, किसी को त्याग देना, छोड़ देना। और कॉल मतलब बुलाना या फोन लगाना। तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर था इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है वर्ड को, जो कि है जुवेनाइल। पढ़ के देखते हैं। आर लीगल सिस्टम मस्ट फ्रेम प्रॉपर लीगल रूल्स फॉर जुवेनाइल क्रिमिनल्स, मतलब कि हमारा जो लीगल सिस्टम है उसे एक प्रॉपर रूल्स को फ्रेम करना चाहिए। किनके लिए? जुवेनाइल क्रिमिनल्स, मतलब जो कि छोटे बच्चे हैं और जिन्होंने कोई जुर्म किया है। जुवेनाइल के लिए आपके पास क्या पूछा गया है यहाँ पे? अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट द वर्ब, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। मतलब कि आपसे सिनोनिम पूछ रहा है। तो जुवेनाइल के लिए आपके पास सिनोनिम हो जाएगा यंग। यंग मतलब भी होता है जुवेनाइल। अगर आप डोटेज मतलब पूछे तो वो होता है वो पीरियड ऑफ लाइफ जब आप मेंटली वीक हो या लेस केपेबल हो, चीज़ें ढंग से ना कर पाए। वृद्धावस्था में जैसे लोग चीज़ों को भूल जाते हैं, ढंग से काम नहीं कर पाते, उसे आप कह सकते हैं डोटेज। सिमिलर मीनिंग है सिनाइल का भी, मतलब भी ये वीकनेस शो करता है जो ओल्ड एज के कारण आती है। और ओल्ड मतलब भी जो जिसकी एज बढ़ गई हो। सबके सभी सिनोनिम के तौर पे यूज हो सकते थे जुवेनाइल के लिए। हमारा करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन 3 यंग था। आगे सिनोनिम पूछ रहा है शब्द ओवर ओवरस्ट्रंग का। पढ़ के देखते हैं। शी वॉज वेरी ओवरस्ट्रंग बिफोर हर डांस परफॉर्मेंस। तो अगर आपका डांस परफॉर्मेंस होगा तो आप क्या होंगे? नर्वस हो जाओगे कई बार, क्योंकि आप स्टेज पे जा रहे हो, आपको परफॉर्म करना है, नहीं कर पाए अच्छे से, उस चीज का डर हमेशा रहता है। तो इसलिए ओवरस्ट्रंग का आपका सिनोनिम हो जाएगा शब्द नर्वस। नर्वस मतलब भी ओवरस्ट्रंग, मतलब कि समवन हु इज वेरी एंशियस और इमोशनली वाउंड अप, डरा हुआ। प्लेसिड मतलब होता है काम एंड पीसफुल। और चीयरफुल मतलब भी होता है जो बहुत खुश हो। काम मतलब भी भाई जो सीरीन हो और शांत हो, जो ट्रबल ना हो, उसे आप काम कह सकते हैं।
अगले में आपसे सिनोनिम पूछ रहा है शब्द एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब होता है डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा मिसफॉर्च्यून। मतलब ये भी आपका बुरा समय या किसी तरह की बुरा बुरा जो काम ना हो, जिस वजह से आपके काम ना बन पा रहे, उसे आप मिसफॉर्च्यून कह सकते हैं। एडवांटेज मतलब किसी तरह का आपको अबव हैंड हो, किसी चीज में फायदा हो, उसे एडवांटेज कहते हैं। प्लेजर जो हो गया, जो आपको आपको अच्छा फील कराए, सुकून दे, उसे आप प्लेजर कह सकते हैं। और सक्सेस मतलब कि कामयाबी। अगले में आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, तो पढ़ते हैं। हिज अक्वाइंटेंस विद द ऑथर लेड टू मेनी फ्रूटफुल कोलैबोरेशंस। यहाँ पे अक्वाइंटेंस शब्द मतलब किसी को जानना, किसी से आपका परिचय होना, उसे हम अक्वाइंटेंस कहते हैं। उसका मतलब पूछ रहा है ये आपसे मेनली। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है? अक्वाइंटेंस की सही स्पेलिंग होती है ACQUAINT। क्वाइंट मतलब ओल्ड होता है, और फिर टेंस TANC। यहाँ पे देख सकते हैं आप QUIA कर दिया, यहाँ पे ये थोड़ी सी गलती होगी। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा, अक्वाइंटेंस। अक्वाइंटेंस मतलब किसी से आप फेमिलियर हो, किसी को आप जानते हो, उसे आप अक्वाइंटेंस कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे जम्बल्ड ऑर्डर में सेंटेंस दिया हुआ है, उसको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में कन्वर्ट करने को कह रहा है। तो एक बार रफली अगर आप देखें तो डी से शुरू है, E, A और B, माने किससे भी शुरू हो सकता है। तो अगर आप रफली पढ़ के देखें तो ही हैड टू टेक अ बस। अगर हम ए से शुरू करें तो ही हैड टू टेक अ बस, मतलब उसे बस लेनी पड़ती थी। फिर सी, टू हिज ऑफिस बिकॉज ही हैड। तो देखिए रिलेट कर रहा है, उसको बस लेनी पड़ती थी अपने ऑफिस के लिए क्योंकि ही हैड। इसके बाद ई, नेवर लर्न टू ड्राइव एंड, मतलब उसको बस लेनी पड़ती थी ऑफिस जाने के लिए क्योंकि उसने कभी भी ड्राइविंग नहीं सीखी। ई, उसके बाद बी पे आते हैं। एंड हिज फ्रेंड हु यूज्ड टू गिव, डी, हिम अ लिफ्ट वाज ऑन वेकेशन। देखिए ये सबसे अप्रोप्रिएट बन रहा है ए के साथ अगर आप जाएं, मतलब ऑप्शन थर्ड के साथ जाएं तो, कि उसे बस लेना पड़ता था ऑफिस जाने के लिए क्योंकि उसने कभी भी ड्राइविंग नहीं सीखी, और जो उसका एक दोस्त था जो उसे ऑफिस छोड़ दिया करता था वो वेकेशन पे था। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। अब हम पैसेज पे चलते हैं। तो यहाँ से हमारा पैसेज पैसेज शुरू है, पढ़ते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव इज एन डैश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इज एन व्हाट? इज एन ऑब्लिगेशन? नहीं, ऑब्लिगेशन मतलब किसी चीज को करना ही है, ऐसा तो नहीं होगा। इज एन इनिशिएटिव? इनिशिएटिव मतलब कोई एक नई चीज की शुरुआत करना। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। आजादी के अमृत महोत्सव एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। किस चीज के लिए? टू सेलिब्रेट एंड रिमेंबर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चीज को सेलिब्रेट करेंगे, 75 साल जो आजादी के हो जाएंगे उसे। एंड द ब्यूटीफुल हिस्ट्री ऑफ इट्स पीपल, कल्चर एंड अचीवमेंट्स। साथ ही साथ जो हमारा कल्चर था, जो हमारे अचीवमेंट हुए, जो हमारी हिस्ट्री हुई, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। और ऑकल्ट मतलब अगर आप देखना चाहें तो ऑकल्ट मतलब होता है कुछ हिडन नॉलेज या कुछ सुपरफिशियल नॉलेज या कोई ऐसी चीज जो आपके अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड हो, उसे आप ऑकल्ट कहेंगे। और एसोसिएट मतलब किसी चीज के साथ रिलेट कर जाना, कनेक्ट कर जाना, लिंक कर जाना। सेकंड हमारा करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं। दिस महोत्सव इज डैश टू द पीपल ऑफ इंडिया इज व्हाट? इज डेडिकेटेड, इज रिफ्यूज, इज एलिनिएटेड या इज विथ होल्ड। तो ये जो आजादी के अमृत महोत्सव है, ये क्या किया जाता होगा? ये लोगों को डेडिकेट करेंगे ना, लोगों को डेडिकेट किया जाएगा इसके। आगे पढ़ेंगे अगर आप, तो हु हैव नॉट ओनली बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग इंडिया दिस फार इन इट्स evolutionary journey but also dash the power and potential to realize Prime Minister Narendra Modi's dash of activating India 2.0 fueling the spirit of आत्मनिर्भर भारत। मतलब ये जो है ये लोगों को डेडिकेट किया गया है, जिससे कि मतलब जो लोग काफी इंस्ट्रूमेंटल रहे इंडिया को यहाँ तक लाने के लिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सेकंड डेडिकेटेड करेक्ट आंसर होगा इसका। थर्ड में अगर आप बढ़े तो इसमें देखिए लिखा था हु have not only been instrumental in bringing India this far in its evolutionary journey but also dash, but also what? Also possess, मतलब उनके पास है, पावर है इतनी, possess करते हैं चीजों को, मतलब खुद के पास होना। The power and potential to realize Prime Minister Narendra Modi's dash of activating India 2.0। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का क्या होगा? ये कोई एक विजन होगा इनका,
तो इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन विजन होगा, विजन ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया 2.0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन 24 में विजन ही है, तो करेक्ट आंसर आपका विजन था यहाँ पे। अब लास्ट पढ़ लेते हैं, जो कि कह रहा है द फॉर्मल जर्नी ऑफ आज़ादी के अमृत महोत्सव बिगैन ऑन 12th March 2021, beginning a dash to our 75th anniversary of independence and will finish a year later on 15 August 2023। मतलब ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव की जो जर्नी थी वो शुरुआत कब हुई उसकी? 12 मार्च 2021 को हुई। बिगिनिंग अ डैश, यहाँ से शुरुआत होगी क्या, किस तरह की चीज़ का होगा? अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ ब्रेक डाउन, काउंट डाउन, कस्टम या एलोकेशन दिया हुआ है। तो एक तरह का काउंट डाउन शुरू होगा ना, जब भी आप कोई इवेंट को मार्क करने वाले होते हैं या वो आने वाला होता है तो हम उसे काउंट डाउन करते हैं। तो इसीलिए लास्ट वाले के लिए आपका ऑप्शन सेकंड काउंट डाउन सही हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ के देख लेते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 12 मार्च 2021 को हुआ था, जो बिगन करेगा क्या, एक तरह के काउंट डाउन को टू आवर 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस एंड विल फिनिश अ ईयर लेटर 2023 में। मतलब 12 मार्च 2021 को शुरू होगा और 2022 में हमारा 75वां हो जाएगा इंडिपेंडेंस डे, और 23 में ये अगले साल खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ 25 क्वेश्चन थे 11 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह हेल्पफुल रहा होगा। बाकी हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमारे ये पूरे पेपर सॉल्व नहीं हो जाते। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो के साथ बने रहें तो बहुत बहुत धन्यवाद।